तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर यह विषय है क्या। तो सबसे पहले हमें पता है केमिस्ट्री है वो तीन पोर्शन के अंदर बटी हुई होती है। एक तो प्रिय मित्रों इनऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक इसका पोर्शन होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री के पोर्शन होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है प्रिय मित्रों, कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जो हाइड्रोकार्बन है तथा इनके व्युत्पन्न, यानी जो हाइड्रोकार्बन व इसके डेरिवेटिव हैं, जैसे मेथेन से मेथेनॉल बनेगा, और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बेंजीन कहें, इनके व्युत्पन्न फिनोल होते हैं, एमीन होते हैं, बेंजील एल्डिहाइड होते हैं, ये इनके बारे में। इनऑर्गेनिक में क्या होता है प्रिय मित्रों, एसिड इसके अंदर आते हैं, बेस इसके अंतर्गत आते हैं और सोल्ट आते हैं। तो ध्यान रखें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एसिड, बेस और सोल्ट का अध्ययन किया जाता है वो इनऑर्गेनिक है। हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम फिजिकल से संबंधित जो डेरिवेटिव गतिविधियां होती है उनमें आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह है प्रॉपर केमिस्ट्री से संबंधित मैटर। अब चलिए हम केमिस्ट्री में जो मेन हमारा फैक्ट आता है वो आता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में जो चार्ट आता है प्रिय मित्रों, उनमें आपने सबसे पहले यदि हम देखें नोमेनकल्चर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक कंपाउंड है उनका नामकरण। यह तो हमें पता है कि इनका नामकरण तीन तरीके से किया जाता है। एक तो होता है प्रिय मित्रों जनरल जो मेथड है, जनरल मेथड यानी सामान्य पद्धति से करते हैं। एक इनकी होती है प्रिय मित्रों डेरिवेटिव मेथड। एक इनके लिए पद्धति काम में ली जाती है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। तो यह एक ऐसी संस्था है जिनका नाम है कार्बनिक यौगिकों का पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो चलिए अब हम इनके बारे में देखते हैं कि जनरल मेथड में नाम कैसे लिखेंगे। इन डेरिवेटिव के ज्यादा कोई नाम है नहीं महत्वपूर्ण कंपटीशन में पूछने के लायक। जनरल मेथड के नाम पूछे जाते हैं या आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नाम यदि हम किसी कंपाउंड का लिखेंगे तो उसमें क्या होता है प्रिय मित्रों, उनमें जो चीजें आती है वो होता है, तीन फैक्ट होते हैं। आईयूपीएसी पूरी कंप्लीट जब हम पढ़ेंगे 5-6 दिन इसके अंदर लगेंगे मैटर में, आईयूपीएसी। तो यहां पर यदि मैं किसी कंपाउंड का नाम लिखूं प्रिय मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहां पे आता है प्रतिस्थापी। फिर प्रतिस्थापी के बाद में मूल कार्बन क्या है। फिर इसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न आएगा। फिर इसके बाद में आता है द्वितीयक अनुलग्न, यानी हम कह सकते हैं द्वितीयक अनुलग्न। ये होते क्या है इनके बारे में देखेंगे। किसी भी कंपाउंड का यदि हमें आईयूपीएसी में नाम लिखना है तो इनके यह मेथड काम में लिया जाता है। प्रतिस्थापी को हम यहां पर कह सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में, जैसे हम उपसर्ग के रूप में हम कह सकते हैं। और यहां पर जो मेरे पास में मेन चेन है, मेन
चेन कार्बन की उसमें कितने कार्बन हैं, और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास में प्राइमरी सुफिक्स हम कह सकते हैं, सुफिक्स जो होते हैं उनके बारे में, जिसे हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये प्राइमरी अनुलग्न होते हैं, या तो इसमें एन आता है या इन आता है या आइन आता है। जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनके एंड में एन, इन या आइन शब्द आए वो हमारे प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं प्रिय मित्रों, जो हम चार्ट देखेंगे जिसमें हम सामान्यतया प्रतिस्थापी ग्रुप देखते हैं, जैसे ओइक एसिड लगाते हैं, किसी में सल्फोनिक एसिड लगाते हैं, OH लगाते हैं, वो द्वितीयक अनुलग्न माने जाते हैं। तो ध्यान रखें, प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं, जिनमें एन, इन या आइन शब्द देखने को मिलता है वो प्राथमिक अनुलग्न है, जिसमें आगे हम अध्ययन करेंगे ओइक एसिड देखने को मिले, जैसे ओइक एनाइट्राइड शब्द देखने को मिले, एमाइड शब्द देखने को मिले, OH शब्द देखने को मिले, वो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं। तो यहां पर यह थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लिखने के लिए IUPAC इस प्रकार के सिस्टम जारी करती है। अब यहां पर हमारे पास में एक आती है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, और एक होता है इसको हम प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय मित्रों, यहां पर यदि मैं यहां कहूं क्रियात्मक समूह, NCERT इसे प्रक्रियात्मक समूह कहती है, प्रक्रियात्मक समूह भी कहती है, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। देखिए इनकी परिभाषा क्या है। क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? वे समूह जिन पर किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं उन्हें क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जैसे मेरे पास में प्रिय मित्रों एक कंपाउंड में लिख रहा हूं, यह है CH2OH, और एक मेरे पास में ये आ गया CH3COOH। ये वाला सदस्य एल्कोहल का है, तो ये एल्कोहल वाली अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? OH है। ये वाला समूह हमारे पास में एसिड वाला है, तो ये क्या करेगा? एसिड वाली रासायनिक अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह COOH है। तो यहां पर आप क्रियात्मक समूह के बारे में समझ गए होंगे, जिन पर पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं उन समूह को क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आज हमारा टॉपिक IUPAC या सामान्य पद्धति स्टार्ट करने से पहले यही रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे याद करें, यदि ये हमारे जो है मेन श्रृंखला में आते हैं या नहीं भी आते हैं तो इन्हें किस प्रकार से लिखें। चलिए सबसे पहले हम याद करते हैं। प्रिय मित्रों, इनका क्रम वाइज होता है, जो पहले आएगा इनका आगे हम देखेंगे कौन क्रियात्मक होते हैं, कौन प्रतिस्थापी होते हैं। सबसे पहले मैं 1 नंबर और 2 नंबर की बात करता हूं। 1 नंबर और 2 नंबर। सबसे पहले ध्यान रखना प्रिय मित्रों, कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले इनके आएंगे पिताजी। कौन आएंगे? पिताजी। और सबसे बड़ा पिता है इनका COOH। एक है प्रिय मित्रों SO3H। यानी सबसे पहले आते हैं एसिड। क्या आते हैं? एसिड। अब एसिड में भी सबसे पहले कौन आएगा? जिसमें कार्बन होगा वो आएगा। देखिए इसमें C है, इसमें S है। अब हम कहेंगे सर ये क्यों आता है? क्योंकि प्रिय मित्रों जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ते हैं, और कार्बनिक रसायन पूरी की पूरी डिपेंड कार्बन पे है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी कार्बन को दी जाएगी। यदि कार्बन नहीं है एसिड वाले में तो किसको दी जाएगी? सल्फर को दी जाएगी। यहां कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर कार्बनिक रसायन में कार्बन है और फिर क्या है? सल्फर है। तो यहां सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? सबसे पहले नंबर पर मेरे पास में COOH आएगा। ये मैं इसे बॉन्ड की तरह लिख रहा हूं, माइनस नहीं है। दूसरे नंबर पे आएगा SO3H। बताइए, पहले 1 नंबर पे एसिड आएगा,
कौन सा एसिड आएगा जिसमें कार्बन होगा, तो COOH SO3H 2 नंबर पे आएगा। यह समझ गए होंगे क्यों आएगा, क्योंकि कार्बनिक रसायन में स्टेबल यौगिक कार्बन बनाता है, उसके बाद में सल्फर। अब यदि मेरे पास में प्रिय मित्रों दो कंडीशन होती है, अनुलग्न के रूप में लिखे जाए या इसको पूर्व लग्न के रूप में। पूर्व लग्न मैंने अभी कहा है, ये सफिक्स होगा, ये प्रीफिक्स होगा, यानी यह हमारे पास प्रत्यय होते हैं, ये उपसर्ग की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहां ये पहला ही सदस्य है, तो ऑब्वियसली COOH तो सबका पिता है इन कार्बनिक रसायन में, तो पूर्व लग्न लगने की संभावना है नहीं। इनके लिए प्रिय मित्रों दो कंडीशन बनती है, ध्यान रखें। एक तो इसके लिए बनती है ओइक एसिड की, ओइक एसिड। ओइक एसिड एक इनमें बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, अनुलग्न में ओइक एसिड कब आएगा, जब ये COOH कार्बन श्रृंखला में स्वयं अंकन ले रहे हो, तब हम ओइक एसिड लगाएंगे। जैसे एग्जांपल समझें, यह मेरे पास में एक कंपाउंड है CH2COOH। अब आगे हम इसका अंकन भी सीखेंगे, अभी आप समझिए, यह कार्बन श्रृंखला में अंकन करना है, तो इधर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये COOH उस श्रृंखला में शामिल है जिसमें यह स्वयं अंक ले रहा है, तो उस समय अनुलग्न यानी सफिक्स ओइक एसिड आएगा। तो यहां पर हमारे पास में 3 कार्बन होने से प्रिय मित्रों देखिए, 3 कार्बन होने से 3 को कहते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से प्राथमिक अनुलग्न हमारे पास में एन आ गया। फिर यहां पर यह क्रियात्मक समूह होने से मैं लिखूंगा ओइक एसिड। अब मैं जब इसको जोड़ूंगा प्रिय मित्रों, तो हमारे पास में बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्योंकि यहां पर ई और ओ दो वोवेल साथ में है, तो ई को हटा दिया जाता है, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। आगे हम इसको और डीपली अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह ध्यान रखना, जब COOH स्वयं कार्बन श्रृंखला में अंकन ले रहा है, तब इसके लिए मैं ओइक एसिड का इस्तेमाल करूंगा, अन्यथा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कहेंगे कैसे, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, फिर ऐसे ही सबके नाम आते जाएंगे। CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH। अब आपको कई कार्बन का अंकन करो, यहां पर अंकन उधर से किया जाता है जिधर क्रियात्मक समूह नजदीक हो। मेन ये COOH क्रियात्मक समूह है प्रिय मित्रों, तो आप इधर से करोगे 1 2 3 4। अब आगे कहां जाओगे, तो इसका मतलब ये तो प्रायोरिटी सेम ले रहे हैं, समान है, इनको भी एक एक मिलना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि जब हम इनका इस तरह से अंकन नहीं कर पाते, तो यहां हम देंगे 1 2 3। अर्थात जब हमने कार्बन श्रृंखला का अंकन किया है, तो COOH वाले ग्रुप में कार्बन को अंकन नहीं मिला है, उस स्थिति में मैं कौन सा अनुलग्न लगाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाऊंगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे मित्रों प्रोपेन 1 2 3। देखिए इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन डेस 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां आप समझ गए होंगे IUPAC क्या कहती है। IUPAC नियम में यह कहती है कि डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा होना चाहिए। जब कोई 2 डिजिट आते हैं लगातार, डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा होना चाहिए। डिजिट और अल्फाबेट के बीच में क्या होना चाहिए प्रिय मित्रों, डैश का चिन्ह होना चाहिए। और जब हम कोई नाम लिखते हैं, अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं मेथिल प्रोपेन, तो मेथिल मान लीजिए आप प्रोपेन लिखते हैं और इसमें स्पेस दे दिया, ये नाम आपका गलत होगा। IUPAC ये कहती है अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस, डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में क्या आना चाहिए, यानी डैश का चिन्ह आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिए जाते हैं। चलिए प्रिय मित्रों, अब हम देखते हैं इनके बारे में।
तो यहां पर ये मेरे पास में जब आता है तो यहां पे होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिर हम इनके एक एक के नाम सीखेंगे। पहले आपको क्रियात्मक समूह का चार्ट याद करना है। यदि ये पूर्व लग्न में हो रहा है तो इसमें आ जाएगा सल्फो। क्या शब्द आ जाएगा प्रिय मित्रों? सल्फो। बिल्कुल हम इनके एक एक के बारे में फिर डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले कौन आता है? एसिड आता है। एसिड का सबसे बड़ा एसिड कौन है? इनके पिता हैं COOH, उसके बाद SO3H। बताइए, COOH के लिए ओइक एसिड भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। ओइक तब होगा जब COOH स्वयं अंकन लेगा, SO यानी, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड तब होगा जब यह स्वयं अंकन नहीं ले रहा है कार्बन श्रृंखला में COOH ग्रुप, तब यह होता है। और SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड होते हैं। यदि ये पूर्व लग्न प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करते हैं तो इनके लिए सल्फो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो चीजें आप समझ गए होंगे। अब प्रिय मित्रों आगे बहुत आसान है। आगे 3, 4, 5 और 6 पे क्या आएगा? बिल्कुल एकदम इजी है। अब आएंगे एसिड के बच्चे। देखिए एसिड तो आ गया है, यहां पर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं अनुलग्न पूर्व लग्न। तो यहां मेरे पास में क्या है? एसिड। एसिड ने वरीयता क्रमांक ले लिया है अपना 1 और 2। अब हम कहें क्या आएगा? अब इनके आएंगे पुत्र। क्या आएंगे प्रिय मित्रों? इनके बेटे आएंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला बेटा, जैसे अब इनकी सगाई होने जा रही है, इन दोनों के जो एसिड वाले तो दोनों आ गए, अब इनके बेटे हैं। सबसे पहले सगाई किसकी होगी? बड़े बेटे की। तो हम कहेंगे बड़ा बेटा कौन होता है? तो प्रिय मित्रों बड़ा बेटा यदि मैं बात करूं तो चलिए एसिड के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं यह भी आप नोट कर लें। एसिड के डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। पहला तो होता है प्रिय मित्रों इनका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड पहला ये होता है। दूसरे नंबर पे होता है एस्टर। एस्टर इसका छोटा बेटा है। तीसरा होता है प्रिय मित्रों जो एनहाइड्राइड, फिर एस्टर इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल हेलाइड, हेलाइड इसके अंदर आ जाएंगे, फिर इसके अंदर आ जाएंगे अमाइड, एमाइड। तो प्रिय मित्रों ये वाले समूह क्या होते हैं? एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। और एनाइट्राइड क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। एस्टर क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। ऑक्सिल हेलाइड क्या होता है इनके, ऑयल हेलाइड क्या होता है, एमाइड क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। अब चलिए हम प्रिय मित्रों इनके बारे में देखते हैं एक एक के बारे में। एसिड के डेरिवेटिव आखिर ये है क्या? तो एनहाइड्राइड में क्या होता है प्रिय मित्रों? एन का मतलब, हाइड्राइड का मतलब होता है जल। क्या होता है? वाटर, यानी H2O। एन का मतलब होता है अनुपस्थित। जब मैं किसी यौगिक को गर्म करूंगा उनमें जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? एनहाइड्राइड कहलाएगा। यानी जल के अणु के बाहर निकलने से जो यौगिक प्राप्त होता है वो कहलाता है एनहाइड्राइड। तो यहां पर यदि मैं बात करूं प्रिय मित्रों मेरे पास में है ये, इसको मैं कहता हूं फॉर्मिक एसिड। क्या कहता हूं? फॉर्मिक एसिड। IUPAC में इसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। जब 2 में मेथेनोइक एसिड लूंगा, बिल्कुल यहां रटने की जरूरत है नहीं, तो हम इसको जब गर्म करेंगे, देखिए यहां से जल का अणु बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल गया। तो H2O बाहर निकलने से क्या हुआ? हमारे पास में जो कंपाउंड बना वो बना ये। अर्थात मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं प्रिय मित्रों, CO फिर O और ये। एनहाइड्राइड ग्रुप में क्रियात्मक समूह ये होता है, देखने से ही पता चलता है। सबसे बड़ा बेटा कौन है इसका? एनहाइड्राइड। ये किसके एनहाइड्राइड है? ये है मेथेनोइक अम्ल के एनहाइड्राइड कहे जाते हैं। और इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल के भी एनहाइड्राइड, आगे हम जब इनका IUPAC नाम देखेंगे तब हम सीखेंगे। तो एनहाइड्राइड आप समझ गए होंगे, जब 2 एसिड के अणु आपस में पास आते हैं, जल का अणु बाहर निकलता है, यह कंपाउंड बनता है। अब प्रिय मित्रों एस्टर क्या होता है? यानी एस्टर वो यौगिक होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? COR होता है।
यानी ये क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एस्टर कहलाते हैं। ऑयल क्लोराइड में क्या होता है? हेलाइड में COCl होता है। तो यह वाले क्या कहलाते हैं? ऑयल हेलाइड कहलाते हैं, ऑयल हेलाइड। और एमाइड में क्या होता है प्रिय मित्रों? CONH2, ये वाला ग्रुप होता है। कहेंगे सर ये बना कैसे? प्रिय मित्रों, जब मैं HCOOH की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराऊंगा, किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो यहां पर H में से ये बाहर निकल गया जल, तो देखिए मेरे पास में जो कंपाउंड बना है वो बन गया SCONH2, ये वाला मेरे पास में कंपाउंड बन गया एमाइड। आप कहेंगे सर HCl वाला कैसे बनाएंगे? तो प्रिय मित्रों, यहां पर जब मैं HCl एसिड डालूंगा इसके अंदर, तो H2O बाहर निकल जाएगा, कंपाउंड मेरे पास में यह बन जाएगा। तो यानी ये सभी एसिड के डेरिवेटिव हैं। एसिड की अभिक्रिया जब किसी पदार्थ से कराते हैं तो हमारे पास में ये कंपाउंड प्राप्त होते हैं। तो अब इन्हीं को इसी क्रम में लिखा जाता है। तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो एसिड है वो तो डेरिवेटिव आएगा ही हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, सल्फोनिक एसिड आएगा। फिर हम लिखेंगे 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे। चलिए यहां पर हमारे पास में सबसे बड़ा हमारे पास में ये वाला आता है। अभी हमने कहा था अनुलग्न है, तो इसको ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं। ओइक एनहाइड्राइड। जैसे मेथे, आप कहें कि यह ओइक का मतलब, जैसे सपोज कीजिए मैंने इस मेथेनोइक अम्ल से इसको बनाया, तो ये मेथेनोइक एनाइट्राइड बन जाएगा। एथेन से बनाया, एथेनोइक अम्ल से बनाया, तो एथेनोइक एनाइट्राइड बन जाएगा। एंड में आएगा ओइक एनहाइड्राइड। फिर हमारे पास में क्या आएगा प्रिय मित्रों? COR वाला समूह आएगा। इसमें अनुलग्न क्या होगा? O8 होगा। क्या होगा प्रिय मित्रों? O8 होगा। तो ध्यान रखें O8 इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आएगा COX। X का मतलब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाले कंपाउंड होते हैं। सामान्यतया क्या होते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं, हेलोजन ग्रुप होते हैं। तो इसके लिए प्रिय मित्रों हमारे पास में आता है ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड इसके अंतर्गत आते हैं। ये सामान्यतया पूर्व लग्न में बहुत कम यूज होते हैं। फिर हमारे पास में आते हैं प्रिय मित्रों CONH2, इसको कहा जाता है अमाइड, AMIDE, अमाइड कहा जाता है। ध्यान रखें यह सबसे पहले एस्टर आता है, उसके बाद एस्टर का बच्चा आएगा। सबसे पहला बड़ा बच्चा क्या आएगा? एनाइट्राइड आएगा। उसके बाद में हमारे पास में एस्टर आएगा। फिर हमारे पास में हम कहें प्रिय मित्रों कि ये CONH2 या COCl, देखिए COX और CONH2 के बारे में देखें तो हेलोजन में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिनका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन से कम है। फ्लोरीन का 9 है, नाइट्रोजन 7 है, तो इसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, इसको बाद में दी जाती है। तो ध्यान रखें जब भी आप किसी कंपाउंड के बारे में देखें कि इनमें पहले कौन आएगा, तो ध्यान रखें यहां पर कार्बन से ये ग्रुप तो समान जुड़ा हुआ है, यहां क्लोरीन है या नाइट्रोजन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ऑयल हेलाइड को दी जाती है और बाद में इस एमाइड को दी जाती है। अब यहां पर यदि हम बात करें प्रिय मित्रों एमाइड, यदि यह कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं है तो कार्बोमाइड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बामाइड इसको कहा जाता है, नहीं तो अमाइड कहा जाता है। इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। बताइए सबसे पहले कौन आता है चार्ट में? यदि हम प्रिय मित्रों जब एसिड और एसिड का परिवार खत्म हो चुका है, आ चुका है,
तब वो यौगिक आएंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी 3 बंध पाए जाते हैं। तो इसका मतलब 3 बंध वाला यौगिक एक मेरे पास में ये है और एक मेरे पास में प्रिय मित्रों कौन है, ये है, यानी आइसो। ये तो हम सामान्यतया इसको साइनो कहते हैं और इसको कहते हैं आइसोसाइनो। यह वाला शब्द तो जब आता है इनके लिए क्या होता है, यह प्रिय मित्रों पूर्व लग्न होता है। क्या होता है, पूर्व जो हमारे पास में आते हैं उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है साइनो। यह पूर्व लग्न यानी हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है साइनो और आइसोसाइनो। यदि ये अनुलग्न के रूप में हो अर्थात मेन क्रियात्मक समूह हो तब क्या आता है, तो प्रिय मित्रों इनमें तो आता है नाइट्राइल, नाइट्राइल आता है। यदि ये कार्बन का अंकन नहीं ले रहे हैं यानी कार्बन श्रृंखला में शामिल हैं, जैसे मैं कहूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां देखिए ये खुद कार्बन का अंकन 1 और 2 लेंगे तब नाइट्राइल शब्द होगा। लेकिन यदि ये कार्बन का अंकन नहीं ले रहे हैं तो यहां हमारे पास में क्या आ जाएगा, CN, CN और CN। तो आप खुद बता सकते हैं इनमें आ जाता है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो यह आप समझ गए होंगे CN के 2 अनुलग्न होते हैं, एक नाइट्राइल होते हैं। जब ये कार्बन श्रृंखला में शामिल होते हैं खुद स्वयं अंकन लेता है, अर्थात कार्बन श्रृंखला में जब CN समूह हो और कार्बन अंकन खुद ले तब नाइट्राइल आता है, यदि नहीं ले तब क्या आता है, इसके लिए कार्बोनाइट्राइल। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं प्रिय मित्रों, यहां लगा देता हूं CN, तो यहां देखिए आप ये कार्बन अंकन नहीं ले रहा है, अंकन इधर से मैं स्टार्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास में ये अंकन से बाहर है, तब क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल शब्द का इस्तेमाल होगा। और इसमें जो पूर्व लग्न होगा वो साइनो होगा। और फिर इसके बारे में यदि हम देखें तो यह जो जब हम शब्द लिखेंगे इनका यूपीएससी देखेंगे तब। अब चलिए यहां पर एक कंफ्यूज आता है कि CNE क्यों आया, NC क्यों आया। प्रिय मित्रों यहां पर हमारे पास में CN और NC, अर्थात जब हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो उन यौगिकों को पहले प्रायोरिटी देंगे जिसमें कार्बन हो। तो यहां शुरुआत कार्बन से हो रही है, ये पहले आएगा, या नाइट्रोजन आ रहा है तो ये बाद में आएगा। पहले एसिड, फिर एसिड के बच्चे, सबसे पहला बड़ा बच्चा, फिर कौन आएगा, एसिड के परिवार आने के बाद में उन यौगिकों को लिया जाएगा जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बंध हो। तो पहले CN आएगा, फिर क्या आएगा प्रिय मित्रों, NC आएगा। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब क्या आएगा, अब प्रिय मित्रों नेक्स्ट हमारे पास में आता है जिनमें डबल बॉन्ड हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें द्विबंध होता है। तो द्विबंध वाले डबल ग्रुप में हमारे पास में होता है, एक तो ये होता है, एक ये होता है। देखने से ही पता लग गया होगा प्रिय मित्रों, यहां CHO और CO इनमें प्रायोरिटी इसको दी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर इसके लिए अनुलग्न हमारे पास में होता है एल। क्या होता है, एल। और यहां पर यदि हम यह कार्बन का अंकन में शामिल नहीं है तो हम कहते हैं कार्बेल्डिहाइड, हाइड। चलिए इनके बारे में हम आगे ऐसी स्ट्रक्चर देखेंगे। एक तो हमारे पास में ये वाला कंपाउंड आएगा, एक प्रिय मित्रों हमारे पास में जो कंपाउंड आएगा उसका नाम इस प्रकार से रहेगा। देखिए इनमें कार्बन अंकन ले रहा है, जिसमें CHO ग्रुप है उनमें कार्बन में खुद अंकन ले रहा है, जबकि इसमें यह कार्बन श्रृंखला में अंकन नहीं ले रहा है। तो इसके लिए कार्बेल्डिहाइड आता है, नहीं तो एल आता है। यदि हमारे पूर्व लग्न के रूप में है तो इसको हम फॉर्मिल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय मित्रों, फॉर्मिल। तो मैं इसको ओन कहता हूं, क्या कहूंगा, ओन कहूंगा। और यदि यह कार्बन के अंदर यह आते हैं तो इसको ओक्सो भी कह सकते हैं, यानी पूर्व लग्न के रूप में आए तो प्रिय मित्रों हम इसको क्या कहेंगे, ओक्सो। के बारे में देखेंगे तो यह हमारे पास में ओक्सो या कीटो शब्द का इस्तेमाल करेंगे।
फिर प्रिय मित्रों इनके बाद में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आने के बाद में हमारे पास में वो यौगिक आएंगे जिनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात केवल सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक में हमारे पास में OH आता है पहले, फिर आता है SH आता है। तो अब यहां पर यदि हम बात करें OH और SH में, तो प्रिय मित्रों OH और SH में से OH को पहली प्रायोरिटी क्यों देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतनीयता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन कंटेन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू सल्फर। तो यहां पर जो प्रायोरिटी मिलेगी वो ऑक्सीजन को मिलेगी। यहां पर OH यदि अनुलग्न के रूप में है तो ओल शब्द का इस्तेमाल होता है प्रिय मित्रों, अन्यथा इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी शब्द का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्सी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और यदि यह हमारे पास में है SS तो इसको थायो शब्द लिखते हैं, अनुलग्न में है, नहीं तो इसके लिए मर्केप्टो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। लास्ट होता है NH2। प्रिय मित्रों यदि ये NH2 हमारे पास में है तो इसको हम एक तो एमीन भी लिख सकते हैं, और इसको यह अमीन अनुलग्न के रूप में है तो अमीन, अन्यथा पूर्व लगन के रूप में हमारे पास में रहेगा तो इसको मैं एमिनो भी कह सकता हूं। और यानी ये जो हमारे RBSC हैं इसको एमिनो मानती है, NCERT एमिन मानती है, इतना सा ही डिफरेंस है। फिर इसके बाद में कौन से कंपाउंड आते हैं प्रिय मित्रों, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो कार्बन से संबंधित होते हैं। अब हम कहें इनमें आता है हमारे पास में एक तो ये आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर कार्बन कार्बन, अर्थात इसमें हम कहेंगे इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर आइन शब्द का इस्तेमाल होता है, और ये एन शब्द तो होता ही है। तो प्रिय मित्रों यहां पर कार्बन कार्बन में यदि हमें कहें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मान्यता प्रायोरिटी किसको पहले देते हैं, फंक्शन ग्रुप में किसको मेन माना जाता है, तो इन को माना जाता है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ई अल्फाबेट में पहले आता है, वाई बाद में आता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में कंडीशन आ गई यहां पर ये वाली कंडीशन, तो यहां इस प्रकार की कंडीशन आ गई ये। अब हमें कई अंकन किधर से करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यदि मैं इधर से करूं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पर यह क्रियात्मक समूह एक ये है एक ये है, लेकिन इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है क्योंकि इसमें इंग्लिश में अल्फाबेट में इन आता है, इसमें वाइन आता है, वाई आता है। अंग्रेजी में अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, इसीलिए अंकन किधर से किया जाएगा, इधर से किया जाएगा। आगे हम नोमेनकल्चर में पढ़ेंगे। तो प्रिय मित्रों आपके मैं उम्मीद करता हूं ये वाला मैटर आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, फंक्शनल ग्रुप वाला। अगले अध्याय में हम आगे और पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, एसिड आएगा। एसिड आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, COOH SO3H, ये वाला मैटर क्लियर हो गया। फिर इनके क्या आएंगे, बच्चे आएंगे प्रिय मित्रों। पहला बच्चा कौन आएगा, एनहाइड्राइड आएगा, एनहाइड्राइड आएगा। फिर कौन आएगा, एस्टर आएगा। फिर आएगा ऑयल हेलाइड आएगा। ऑयल हेलाइड के बाद में क्या आएगा, एमाइड आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप पहुंच गए होंगे। इनके बाद में क्या आएगा, इनके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा, फिर N ट्रिपल बॉन्ड C आएगा, ये क्रम रहेगा। अब क्या आएगा, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में सबसे पहले CHO आएगा, फिर CO आएगा, यानी ये कीटोन वाला समूह आएगा। तो यह क्रम इसी प्रकार चलता है। इनके बाद में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं जिसमें OH SH फिर NH2 आता है। लास्ट में हमारे प्यारे बच्चों क्या आता है, C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं। और लास्ट में अनुलग्न में यदि सिंगल बॉन्ड वाला रहे तो यह आ जाता है। एल्किन में जो है वो एल्काइन से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अंग्रेजी के अकॉर्डिंग अल्फाबेट के अनुसार। तो ये थी हमारे फंक्शन ग्रुप से संबंधित चार्ट। कल हम क्या करेंगे, इनके सामान्य नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनकी IUPAC सिस्टम को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हम
एक एक दिन 3-3 फंक्शन ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आपके आईयूपीएसी नोमेनकल्चर आसानी रहे। जय हिंद, वंदे।